नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण। आज हम देखेंगे प्रबंधन के सिद्धांत का जो बाकी बचा हुआ हमारा पार्ट था वो। तो दोस्तों, आप बहुत सारी किताबें यूज़ कर रहे होंगे, सब बात अच्छी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। बट मेरा कहना है कि जो भी मेरे वीडियो आते हैं आप इनके एक प्रॉपर नोट्स बना लें और बाकायदा एक पूरा रजिस्टर बना के आप उसमें नोट करें और अपने नोट्स बनाते चलें। हाल ही में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें 100% आता है इसमें से, क्योंकि ये पूरे किताब से बनाए हुए नोट्स होते हैं या फिर कहीं से मटेरियल सर्च करके बनाए हुए नोट्स होते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग होते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब एक हिसाब से सही पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी हाल ही में एक पेपर देखा, उसमें भी बहुत कुछ आया था। तो दोस्तों, साथ में बने रहना और अपने नोट्स बनाते चलना। और हम जो भी सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो सिद्धांत के पहले एक ये आपके लिए एमसीक्यू के प्रबंधन के मुख्यतः कितने स्तर होते हैं, जो भी प्रबंधन में स्तर होते हैं। तो आप इसका आंसर देना, कमेंट करना। और अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे कि इसका आंसर हम आपको बाद में देंगे। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका आंसर भी क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं। तो प्रबंधन के सिद्धांत ये थे साहब। कौन सा? नियोजन, प्लानिंग, संगठन और मानवीय संसाधनों की नियुक्ति, निर्देशन करना, संयोजित करना। इधर साइड में ये जो लिखा है ये पूरा इंग्लिश का लिखा है, तो ये आप देख लेना। जिनको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी बहुत शिकायतें आती है कि आप इंग्लिश में नहीं बताते हो, तो समझाना तो हिंदी में ही होता है। बाकी जो भी आपको हेडिंग वगैरह चाहिए वो इंग्लिश में हो जाती है। अभी सॉफ्टवेयर में क्या है कि तुरंत लैंग्वेज फ़ॉन्ट चेंज नहीं हो पाते, इसलिए आप आपके हिसाब से स्पेलिंग वगैरह देख लेना। तो हमने नियोजन को डिस्कस किया था, ये नियोजन डिस्कस हो गया था। नियोजन में क्या था? प्लानिंग। इसको हमने अच्छी तरह पूरा एक सेपरेट वीडियो बना के डिटेल में समझा था कि प्लानिंग क्या है, कैसे होती, क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, सब कुछ। क्योंकि प्लानिंग बहुत खास होती है किसी भी चीज़ के अंदर। अब हम पढ़ेंगे आज नीचे के ये जो पॉइंट हैं इनके बारे में, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, देखने से पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसके अंदर बहुत सारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स, पीडीएफ, करंट अफेयर और आपकी एग्ज़ाम, ये वीडियो नोटिफिकेशन, एग्ज़ाम से जुड़े एमसीक्यूज़ और नोवेल वगैरह, जो भी आपके लिए जो भी सही चीज़ होती है, जितना भी अवेलेबल होता है स्टडी मटेरियल, वो सभी इसमें अवेलेबल है। ये मेरा ईमेल एड्रेस तो ये मेरा ईमेल एड्रेस है साहब। आप इस पर अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है, तो आप इस पर मेल करके कमेंट कर सकते हैं या डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे नियोजन के बाद में संगठन, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। अब अंग्रेजी भाषा का शब्द है ऑर्गेनाइजेशन। इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है। इसका आशय ऐसी चीज़ से होता है कि कोई सी भी एक बॉडी रहती है, उस बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं अपन, और वो सारे टुकड़े मिलके एक साथ काम करें, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अगर आपको समझना है तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं, जैसे चुंबक, मैग्नेट। तो मैग्नेट को क्या है कि आप 10 टुकड़ों में बांट दो, लेकिन वो सब है ना एक चुंबक जैसे ही काम करती है। तो वो एक हिसाब से हो गया संगठन। अब इसका क्या काम होता है? तो विभिन्न विभागों के प्रभावपूर्ण समन्वय स्थापित करने की कला को ही वाणिज्य में संगठन कहते हैं। ये डेफिनेशन है साहब इसकी ऑफिशियल, कि जो विभिन्न जितने भी विभाग हैं उनमें समन्वय मतलब उनको संयोजित, उनको जोड़ने की कला को ही क्या कहते हैं हम, मतलब कॉमर्स की लैंग्वेज में संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको आम भाषा में समझना है तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उपक्रम या संस्था में साथ साथ कार्य करते हैं
तो इन व्यक्तियों के मध्य में जो कार्य बांटा जाता है और इसकी जो भी आवश्यकता होती है यह संगठन के माध्यम से ही होती है। कि काम कौन बांटेगा? जो संगठन होगा वही तो बांटेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। फिर आता है निष्कर्ष के रूप में संगठन प्रबंध तंत्र है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी इस बात का निष्कर्ष निकालें इन दोनों पॉइंट का, तो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है जिसके माध्यम से प्रबंधक अपना कार्य, मतलब जो भी मैनेजर है वो अपना कार्य बराबर करता है, संपन्न करता है। इसके इसके मतलब इसकी बिना सहायता से मैनेजर कुछ नहीं है। मैनेजर मतलब कुछ नहीं कर पाएगा। अगर संगठन ही नहीं रहेगा तो मैनेजर क्या करेगा? अकेला कुर्सी लगा के थोड़ी नहीं बैठेगा कहीं पे। तो साहब ये था ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके महत्व देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले आता है उपकरण के कार्य को व्यवस्थित करना। मतलब जितने भी कार्य हैं हमारे पास में उनको ये क्या व्यवस्थित कर देता है संगठन के। हाँ साहब, हम यहाँ पे जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे तो हमारा काम होगा। फिर नीचे से ऊपर तक एप्लीकेशन जाएगी और उसके जो भी चीज़ है वो सही से हो जाएगी। फिर आती है कार्य क्षमता में वृद्धि। तो कार्य क्षमता में वृद्धि कैसी होती है? कार्य क्षमता में वृद्धि होती है कि साहब कोई संगठन है तो आपको पता है कि मुझे अगर जैसे कि नगर पालिका है तो नगर पालिका क्या है? एक संगठन है। अगर आपको जाना है कि मेरे को घर से रिलेटेड कुछ काम करवाना है तो आप नगर पालिका जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि मेरे को एक संगठन है पुलिस वाला, आप किसी ने 2 थप्पड़ टिका दिए तो आप नगर पालिका जाएंगे तो क्या काम होगा? नहीं होगा। आप सही संगठन में जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके जैसे ही आप रिपोर्ट वगैरह करेंगे तो वहाँ पे क्या है कि तुरंत कार्यवाही होगी। तो वो क्या है कि एक संगठन किसी मतलब विशेष कार्य के लिए बना हुआ है तो उससे क्या होता है कि कार्य क्षमता में सीधी सीधी वृद्धि होती है क्योंकि वह उसी कार्य से रिलेटेड होता है। फिर आता है विशिष्टकरण को बढ़ावा। तो वही बात, एक संगठन किसी विशिष्ट कार्य के लिए बना रहता है इसलिए विशिष्टकरण को बढ़ावा मिलता है। मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग। तो संगठन क्या करते हैं, बहुत सारे माइनिंग वाले संगठन भी होते हैं। अब वो क्या करते हैं कि साहब कहीं पर माइनिंग हो रही है तो वो उसमें माइनिंग में जो भी मेटल्स वगैरह निकलेगा उसका समुचित उपयोग हो सकेगा संगठन की वजह से ही। नहीं तो एक अकेला इंसान अगर वहाँ से माइनिंग करेगा और उसको जो भी कुछ मिलेगा तो वो क्या करेगा? अकेला लोहा बना लेगा, अकेला रख लेगा। वो थोड़ी कि नहीं बेचने आएगा साउथ अफ्रीका से इंडिया में। लेकिन अगर संगठन होते हैं तो संगठन क्या बहुत सारी जगह पे फैले होते हैं। संगठन के माध्यम से जहाँ पे संगठन आ जाता है ना तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो संगठन का आकार बढ़ जाता है और आकार से उसमें समृद्धि बढ़ जाती है और समृद्धि से उसके कार्य भी बढ़ जाते हैं तो उसके उपयोग भी सही जगह पे होने लगते हैं। फिर जब ज़्यादा लोग होंगे तो विकास भी होगा ही सही। मतलब ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे और ज़्यादा एरिया कवर करेंगे तो उनका डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा ही सही। रचनात्मक विचारधारा को प्रोत्साहन। मतलब जो भी आप इनोवेशन करते हैं उसको प्रोत्साहन मिलता है संगठन के द्वारा। जैसे कि अगर आप एक पोएट हैं वो तो आप ऐसे ही सबको कविताएं सुनाएंगे और ऐसे जगह जगह जाएंगे तो लोग पागल सा समझेंगे। पर अगर मान लो कि कोई बड़ा स्टेज मंच है और आप कवि सम्मेलन में जो कवियों का संगठन है आप उसके साथ में हैं तो वहाँ पे आप आपकी कविता सुनाएंगे तो आपकी सारी बात सुनी भी जाएगी और आपकी जो भी खोज है या जो भी रचनात्मक विचारधारा है आपकी वह अच्छे से पूरे समाज में चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग सुनेंगे नहीं आपको, आपको वहाँ पे अच्छी तरह से सुना जाएगा। फिर आता है समन्वय को सुविधाजनक बनाना। समन्वय मतलब किसी भी चीज़ को जोड़ना। तो अब जोड़ने में क्या है साहब कि ज़मीन के हर पदार्थ या हर इंसान से लेके तो अंतिम व्यक्ति तक जुड़ना। तो कस्टमर भी संगठन से जुड़ा है तो बनाने वाला भी संगठन से जुड़ा है। तो ये समन्वयन को सुविधाजनक बनाता है संगठन। और बहुत सारे विभाग भी होते हैं इसके अंदर ही अंदर। जैसे कि अगर हम पुस्तकालय को ही देख लें तो जिल्द विभाग और नई पुस्तकें खरीदने का विभाग, बेचने का विभाग,
सब चीज़ होती है एक अलग अलग। फिर इसमें आता है तकनीकी सुधारों का समुचित उपयोग। तो अभी जैसे बताया ही था कि मानवीय प्रयासों का समुचित उपयोग और तकनीकी सुधारों का समुचित उपयोग लगभग सेम सेम सा है। फिर होता है मानवीय संबंधों को बढ़ावा। तो मानवीय संबंध जो लोग होते हैं वो आपस में मिलते जुलते हैं, तो मानवीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है। और कोई अगर कार्य करना होता है तो क्या अपन जैसे कि कोई काम कर रहे हैं, मान लो कि अपने को किसी से बात करनी है, जियो की कंपनी है ही था, तो जियो वाले से अपना क्या मानवीय संबंधों को बढ़ावा मिलता है कि नहीं मिलता है। हम जियो का उपयोग करके किसी से भी बात करते तो हमारे संबंध बढ़ाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार संगठन क्या करता है, मानवीय संगठनों को मानवीय संबंधों को बढ़ावा देता है। फिर होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन को इंग्लिश में बोलते हैं डेलीगेशन में सुविधा। तो संगठन के माध्यम से हम डेलीगेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं नियुक्तियां या स्टाफिंग। तो साहब संगठन बना है तो उसमें नियुक्तियां और स्टाफिंग होनी ही होनी चाहिए, सही है ना। तो ये आता है नियुक्तियां या स्टाफिंग। तो कुंज एवं ओ डेनियल के अनुसार, ये याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में आ जाते हैं बहुत बार। तो कुंज और ओ डेनियल के अनुसार नियुक्तियां प्रबंध का प्रमुख कार्य, ठीक है। तो मतलब नियुक्ति होगी तो प्रबंध तो होगा ही होगा। फिर आता है कर्मचारी की चयन प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कार्य एवं जिम्मेदारी के आधार पर सही पद सही व्यक्ति का चुनाव कर सके, जिसके अंतर्गत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एवं विकास, वेतन स्तर एवं भावी विकास के लिए अवसर प्रदान करना तथा अन्य विधि लाभ इत्यादि कार्य निहित है। टोटल मिला के बात यह है कि नियुक्ति इस प्रकार से होनी चाहिए कि इंसान वहाँ पे आए तो कार्य करे और सही इंसान सही पोस्ट पे कार्य करे, जिससे संगठन को भी लाभ हो और इंसान को भी लाभ हो। मालूम पड़ा इंजीनियरिंग का बंदा है, आप उससे ऑफिस बॉय का काम करवा रहे हैं, तो ये चीज़ भी गलत है। उसको उसकी क्षमता के अनुसार कार्य मिले और उसका जो भी सही साथ नियुक्ति हो, तो ऐसी जगह नियुक्ति हो जहाँ उसे भी काम करने में मज़ा आए और संगठन को भी उसका पूरा पूरा लाभ हो सके। तो साहब किसी भी व्यक्ति को नियुक्ति के लिए क्या क्या तकनीक उपयोग की जाती है, तो यार सीधी सीधी बात है, ये तो सभी लोग जानते हैं। हम लोग भी मतलब जितने भी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि जॉब ढूंढ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको तो ये सब चीज़ पता है कि आजकल क्या क्या चीज़ मांगते हैं। तो इसमें देख लेते हैं हम। जैसे आता है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन चरित्र संबंधित सूचना, बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन एकत्रित करना। मतलब अगर हम किसी को भी काम देंगे तो क्या होगा, उसका बायोग्राफिकल डाटा हमको पहले इकट्ठा करना चाहिए। फिर उसके बाद में विभिन्न प्रकार के मापदंड अपनाना चाहिए, जैसे कि अभिक्षमता, उसको कहते हैं एप्टीट्यूड, प्रवीणता उसको कहते हैं प्रोफेशंसी, व्यक्तित्व जिसको कहते हैं पर्सनैलिटी, अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट का पता लगाना, ये सब चीज़ उसके अंदर आती है। फिर छटाई या स्क्रीनिंग का कार्य, ये मतलब अपना इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू के बाद में नियुक्ति करना किसी संगठन के लिए उतना ही आवश्यक है जितना अन्य कार्य। इस कार्य की कमी से संगठन को उनके चाहे अनुसार व्यक्ति जो समर्पित भावना वाले हों नहीं मिल पाते हैं। मतलब नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सभी लोग मिलके काम करेंगे, मतलब नियुक्ति सही तरह से होगी तो संगठन बहुत अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो ये एक हिसाब से प्रबंधक का बहुत मीनिंगफुल कार्य है और इसको आप देख लेना। इसमें बस इतने ही पद आते हैं। कितने पद, एक तो अभिक्षमता, प्रवीणता और व्यक्तित्व और अभिरुचि। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एप्टीट्यूड, प्रोफेंसी, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। और इंटरव्यू सबसे लास्ट में होता ही है। वो किस लिए होता है, वो स्क्रीनिंग के लिए होता है, छटाई के लिए। याद रखना, सीधा सा एक एमसीक्यू आ जाएगा बिल्कुल सड़ा सा कि स्क्रीनिंग की प्रक्रिया होती है, काय के लिए होती है, छटाई के लिए। इसके बाद में हम देखेंगे निर्देशन या डायरेक्टिंग। तो इसके अंतर्गत क्या होता है साहब कि प्रबंधक किस प्रकार अपने कार्यकर्ताओं से काम करवाता है, इस चीज़ को हम देख लेंगे। व्यक्तिगत रूप से कार्य करवाता है या सामूहिक रूप से, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग।
फिर निर्देशन का सही अर्थ है नियंत्रण, और नियंत्रण का सही अर्थ है कार्यकर्ताओं से समान रूप से गुणवत्ता एवं कार्यकुशलता का कार्य करवाना। मतलब टोटल मिला के आपस में इंटरकनेक्ट हैं कि निर्देशन का मतलब क्या होता है, नियंत्रण, मतलब एक हिसाब से कंट्रोल, किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल। और कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि हम जिससे भी काम करवा रहे हैं वो काम गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए और अच्छा कार्यकुशल होना चाहिए। कार्यकुशलता से मतलब सीधा सीधा ये कि एक्सपर्ट होना चाहिए और वो अच्छे से होना चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। फिर आता है साहब जॉर्ज आर टेरी। अब ये चीज़ ध्यान रखना, ये सीधे सीधे एग्ज़ामों में आते हैं। जॉर्ज आर टेरी ने निर्देशन के स्थान पर गति देना, एक्टिंग, याद रखना इस शब्द का प्रयोग किया है। अब सीधा एमसीक्यू बनेगा जो कि निर्देशन के स्थान पर गति देना शब्द प्रयोग किया था, किसने किया था, जॉर्ज आर टेरी ने। तो ये सीधा एमसीक्यू बनेगा और ये ऐसा कैसे एग्ज़ाम में आएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, नोट्स बनाते चलना। न्यूमैन के अनुसार प्रबंध का कार्य निर्देशन एक अधिशासी द्वारा अपने अधीनस्थ को जारी की गई निर्देशों से संबंध रखता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि साहब न्यूमैन ने क्या बोला है कि एक अधिशासी, मतलब हम अधिशासी हो गए, मतलब और हमारे अंडर में जितने लोग हैं वो उनके ऊपर शासन करते हैं, वो सब हमारे अधीनस्थ हो गए। तो उनको जो भी हम निर्देश देते हैं वो सब क्या आते हैं, निर्देशन या डायरेक्टिंग में आते हैं। अब स्ट्रॉन्ग के अनुसार, स्ट्रॉन्ग रूम निकल गया। स्ट्रॉन्ग के अनुसार निर्देशन में अधीनस्थ को कार्य के बारे में निर्देश देना, उन्हें कार्य के लिए आदेश देना सम्मिलित है। ठीक है, ये सारे निर्देशन की डेफिनेशन चल रही है और जितने लोगों ने इसके बारे में मत दिए हैं मैंने सारे बता दिए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में कहीं से भी उठ के आ जाए। और बिल्कुल मतलब जो भी समरी टाइप का है वो बता रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलना। निर्देशन के अंतर्गत शिक्षण, प्रशिक्षण, निर्देशक, आदेश, पर्यवेक्षण सम्मिलित होते हैं। मतलब टोटल मिला के निर्देशन के अंदर क्या होता है, शिक्षण, वो एजुकेट भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, वहाँ पे वो आदेश भी देते हैं कार्य कराने के लिए और उसको देखते भी हैं, मतलब उसका एनालिसिस भी करते हैं। अब देखते हैं निर्देशन के प्रमुख कार्य। तो निर्देशन के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, एक तो आदेश देना, सबसे बड़ा काम ये है कि क्योंकि ऑर्डर किसने दिया था, कहाँ से आया था, ये बातें पहले आती है, इसलिए सबसे पहले होता है आदेश देना। फिर जो आदेश दिया है उसका निरीक्षण करना, उसको सुपरवाइज करना कि जो वो आदेश है उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मार्गदर्शन, प्रशिक्षण या गाइडेंस या इंटरप्रिटेशन या ट्रेनिंग। तो ये इंग्लिश माध्यम वालों के लिए ये पीछे पीछे का है, इसको देख लेना। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई हतोत्साहित हो जाता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, इतना कठिन काम है, मैं कैसे करूँगा, तो उसको मोटिवेशन भी दी जाती है। अब वो कैसे करेगा उसके लिए उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है और लोगों से मिलवाया भी जाता है ताकि वो बहुत कुछ सीख सके। अभिप्रेत या मोटिवेट करना, ये सब चीज़ इसी के अंतर्गत आती है निर्देशन के कार्य में। और ये थोड़ा गलत हो गया, ये समन्वय है, समन्वय को बढ़ाना। तो मतलब समन्वय को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, मतलब एक हिसाब से संयोजित करना, तो सभी को आपस में जोड़े रखना और उनको उनके काम के बारे में बताना और उनका नॉलेज बढ़ाते रहना। अब आता है, हम पढ़ेंगे समन्वय या कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो किसी बिखरे हुए तंत्र को नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना एवं एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। समन्वय प्रबंध का सार है जो उपक्रम के विभिन्न क्रिया में तालमेल बनाए रखता है। समन्वय से लोग एक दल के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि पुस्तकालय में छपाई अनुभाग, कंपोजिंग अनुभाग, प्रूफ रीडिंग, जांच अनुभाग, जिल्दबंदी अनुभाग, कटिंग अनुभाग, ये सब एक प्रेस में कार्य करते हैं और यही सब चीज़ एक पुस्तकालय के अंदर भी होती है। तो इसके अंदर टोटल मिला के बात इतनी सी है कोऑर्डिनेशन के अंदर कि विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय, विभिन्न लोगों के बीच में समन्वय, उनको सबको श्रृंखलाबद्ध करना। जैसे कि एक संगठन होता है तो संगठन में एक अधिकारी क्या करेगा,
एक उससे नीचे दर्जे का इंसान क्या करेगा, और जो उनसे भी नीचे हैं जो लेबर फोर्स है वो क्या करेगी। तो इनके सबके बीच में समन्वय बनाना, ऐसा नहीं कि जैसे कि अगर ये प्रकाशक एवं प्रेस वाला एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि कोई एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन होना है सब, तो वहाँ पे क्या है कि जैसे उसकी छपाई होगी और ये कंपोजिंग होगी, प्रूफ रीडिंग होगी, जिल्दबंदी होगी, कटिंग होगी। अब इन सब को एक साथ कार्य करना है। जैसे कि कोई रिपोर्ट आई तो रिपोर्टर ने जल्दी से सबसे पहले उसको कंपोज करा, कंपोज करने के बाद में पूरा उसको लिखवाया, लिखवाने के बाद में उसकी छपाई करवाई, छपाई के बाद में नहीं सॉरी कंपोजिंग करवाई, लिखवाया, प्रूफ रीडिंग हुई, फिर छपाई होगी, छपाई के बाद में उसकी जिल्दबंदी होगी, जिल्दबंदी नहीं हो पाई तो उसकी फिर कटाई होगी। तो अभी इन सबको एक साथ कार्य करना पड़ता है। अगर ये एक साथ इतना कार्य ना करें तो एक प्रेस में मतलब है ना, एक पेपर को छापने के लिए 7 से 8 दिन लग जाएंगे। अब 7 से 8 दिन लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए इन सबको साथ साथ में कार्य करना पड़ता है। और ये कार्य किसके द्वारा होता है, समन्वय के द्वारा। समन्वय मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन। तो याद रखना है इस चीज़ को। फिर इसके अंदर समन्वय के लाभ क्या होते हैं, तो समन्वय से ये थोड़ा सा गलत हो गया है। संगठन की सफलता, समन्वय की किस्म मतलब किस तरह से कार्य होता है, किस्मत नहीं। तो संगठन की सफलता समन्वय की जो किस्म रहती है कि किस प्रकार का समन्वय है, अच्छा है, बुरा है, बड़ा संगठन है, छोटा संगठन है, एवं उसकी मात्रा पर निर्भर करती है। तो जो भी संगठन रहता है उसकी सफलता समन्वय की किस्म के ऊपर आधारित होती है कि किस तरह का समन्वय है, और उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। समन्वय द्वारा संस्था में अच्छे कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होती है। यह संस्था में प्रसाधनों के दुरुपयोग को रोकता है। प्रबंधक अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करने में समर्थ होते हैं। किसके द्वारा, समन्वय के द्वारा। समन्वय से कर्मियों की कार्यकुशलता में वृद्धि संभव होती है और समन्वय के माध्यम से भीमकाय उत्पादन संभव होता है। भीमकाय उत्पादन से सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ह्यूज अमाउंट में अगर कोई प्रोडक्शन करना है तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारे लोगों को उससे रिलेटेड कार्य बताएंगे, मोटिवेट करेंगे और सब में कार्य बांट देंगे ताकि सब अपने अपने हिस्से का कार्य बहुत तेज़ी से करेंगे, कार्यकुशलता से करेंगे, तो प्रोडक्शन भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सीधा सीधा मतलब है समन्वय का। ठीक है, तो जो भी बड़ी कंपनी होती है, बड़ी कंपनी में अगर उनको ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन चाहिए तो वो उस हिसाब से कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दें। तो ये सारे थे समन्वय के लाभ। तो दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, पर अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था कि प्रबंधन में कितने स्तर होते हैं। तो प्रबंधन में आप जानते ही हो कि मुख्यतः 3 तरह के स्तर होते हैं। कितने तरह के स्तर होते हैं, 3 तरह के स्तर होते हैं। और ये जो 3 तरह के स्तर होते हैं तो ये कौन कौन से होते हैं, एक तो हाई लेवल होता है, एक होता है मीडियम लेवल और एक होता है लो लेवल। तो ये जो हाई लेवल होता है ये क्या करते हैं, ये टोटल मिला के योजनाएं बनाते हैं और योजनाओं को संगठन को देते हैं। ठीक है, मीडियम लेवल वाले क्या करते हैं, मीडियम लेवल वाले इन योजनाओं को लेते हैं और ये नीचे वाले लेबर फोर्स को दे देते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा उसका। अब ये लोग क्या करेंगे कि ये लोग उसका सुपरविज़न करेंगे, देखेंगे कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, इस चीज़ को पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और फिर जो भी रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट ये इनको दे देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि जो पहले स्तर वाला है वो कौन से दूसरे स्तर वाले से कनेक्ट है, और जो दूसरे स्तर वाला है वो किससे कनेक्ट है, इस मतलब तीसरे स्तर से। और जो लोअर लेवल वाला है वो किसको रिपोर्ट करता है, इनको मीडियम लेवल वालों को, और मीडियम लेवल वाले रिपोर्ट करते हैं ये हायर लेवल वालों को। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि मीडियम लेवल वाला ही एक ऐसा बंदा होता है जो ऊपर और नीचे दोनों तरह से जुड़ा रहता है। बाकी नीचे वालों का ऊपर वालों से कोई संबंध नहीं होता और ऊपर वालों का
नीचे वालों से कोई संबंध नहीं होता। तो ये टोटल मिला के प्रबंधन के मुख्य स्तर थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं। हमारे थोड़े से कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कि आज हमने कोऑर्डिनेशन तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में रिपोर्ट और बजट निर्माण, इसके बारे में ही हम जल्द पढ़ेंगे, जिससे हम इसको कंप्लीट करके फिर हमारी लाइब्रेरी की दुनिया में चलते हैं कि इसका यूज़ हम लाइब्रेरी में कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं और किस तरह से कर सकते हैं, और जल्दी से हमारा सिलेबस ख़त्म करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा साथ मेरे साथ में। जय हिंद, जय भारत।